मुल्क में मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी काफी तेजी से गिरती जा रही है। पहले से ही इक्तिसादी, तालीमी और सियासी तौर पर पिछड़े मुसलमान अब सियासत में हाशिए पर नजर आ रही हैं, जो जमहूरियत के लिए बेहतर इशारे नहीं है। लोकसभा में इस वक्त कुल 27 मुस्लिम एमपी हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा 6 उत्तर प्रदेश से है। मौजूदा मोदी हुकूमत में कोई भी मुस्लिम वजीर नहीं है और ना ही लोकसभा में बीजेपी का कोई एमपी है। ऐसा तब है जब मुल्क में मुसलमानों की आबादी करीब अब 16% है। सिर्फ मरकजी हुकूमत ही नहीं बल्कि मुल्क की 16 रियासतों की सरकारों में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। आज बात इसी पर करेंगे कि कब तक कठपुतली रहेंगे मुसलमान। बहस का आगाज करें, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। समझ में ये नहीं आता कि मुसलमान क़यादत की कसरत है या किल्लत। कहने को हर मोड़ पर एक सियासी पार्टी का परचम लहराता है तो मजहबी तंजीम का बोर्ड दूसरी तरफ नजर आता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कौमी सतह पर मुसलमानों की कोई ठोस आवाज नहीं है। मुल्क भर में तकरीबन 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन आलम यह है कि मरकजी सरकार में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। हालांकि लोकसभा में अलग अलग पार्टियों के 27 मुस्लिम चुनकर पहुंचे हैं, लेकिन इनमें बीजेपी से कोई नहीं है। राज्यसभा में बीजेपी ने एक मुस्लिम रुकन का इंतखाब किया है। मुसलमानों के नाम पर सियासत खूब होती है। इंतखाब के दौरान मुस्लिम वोटों को रुझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, SDPI, AIUDF, पीस पार्टी, उलमाए कौंसिल जैसी सियासी पार्टियां मुसलमानों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करने का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी सतह पर कोई खास काम नहीं दिखाई देता। MIM को छोड़ दें तो ये पार्टियां अपने आला ओहदेदारों को जिताने में भी नाकाम नजर आती रही हैं। सियासी जमातों पर दबाव बनाकर अपनी मांगे रखने वाली मजहबी तंजीमों के साथ भी मिल्लत की बागडोर ऐसे फिसल रही है जैसे मुट्ठी में भरी रेत सरक जाती है। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत जैसी तंजीमें मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर सामने आती तो हैं। जमीन पर इनका काम नजर भी आता है, लेकिन मसलकी इख्तलाफ इतने बड़े हुए हैं कि अवाम मुत्तहिदा तौर पर इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ? सब इस पे लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। कलीमुल हफीज साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट दिल्ली MIM। इसके साथ ही इलियास आसमी साहब, एक्स MP लोकसभा, मेरे साथ मौजूद रहेंगे बात करने के लिए। डॉक्टर असफर शमसी साहब, स्पोक पर्सन BJP, और डॉक्टर हसनैन कैसर, कांग्रेस स्पोक पर्सन, मेरे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर हसनैन कैसर साहब से। हसनैन कैसर साहब, क्या कहेंगे अभी जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि आप हमेशा यानी कि कांग्रेस पार्टी हमेशा यकजहती की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है। मौजूदा जो सियासत में उसमें मुसलमान आपको कहां नजर आते हैं और इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। बहुत ही खास मुद्दे पे आपने ये चर्चा रखी है। वाकई आज के मुसलमानों की जो बहुत सारी जो मुश्किलें हैं, जो मेरी आवाज जा रही है? क्लियर है सर, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, ये मुश्किलें हैं जो सारी समाधान इस आजादी के बाद जो देश में देखने को मिल रहा है, इसका एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा जो इनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो नहीं है। आज जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्राइसिस है मुसलमानों में, ये बहुत बड़ा इसका वजह है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक किसी भी लोकतंत्र देश में जहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे जो बहुत सारी समस्याएं हैं, जो उसका समाधान जो है डेमोक्रेटिक वे में हल होता है। इसमें जो समस्याएं दो चीजें हैं। मुसलमान जो आज दोहरी मापदंड का झेल रहा है। पहला ये कि खुद के जो अंदर जो क्राइसिस है उसको हम नहीं, अपने नेता नहीं बना पा रहे हैं। दूसरा ये है जो दूसरी पार्टियां हैं जो देश में, वो उसका पूरी तरह से उसका दोहन कर रही है। यहां भी आज देखिए, आज के दौर में या कभी से बहुत पहले से भी देखेंगे कि मुसलमानों के आवाज को बुलंद करने की जो बातें की जाती है, मैं बहुत स्पष्ट एक मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते मैं एक बात बोलना चाहता हूं, न कि मैं एक कांग्रेस के एक स्पोक्स पर्सन के जरिए से। मुसलमान के जो मसाइल थे उसके बाद, जो आजादी के बाद, देखिए असल में जो थी, ज्यादातर जो पढ़े लिखे थे या मिडिल क्लास के थे, आजादी के बाद वो बांग्लादेश चले गए या फिर के पाकिस्तान चले गए। जो बचे यहाँ पे वो बहुत ही कम जो पढ़े लिखे थे, जो हैसियत के रूप में जो सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक पहचान उनकी नहीं थी, वो यहाँ बचे। हमारे उसको नेतृत्व करने के लिए जो हमेशा खिलाफ किए, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, बाद में हसन साहब,
हसन नदवी साहब आए और जाकिर हुसैन साहब, आखिरी हमारे ये नेता। उसके बाद ऐसा कोई नहीं नेता नहीं बना जो कि मुसलमानों का एक पूरी तरह से नेतृत्व कर सके, पूरी तरह से क़यादत कर सके, और जिसको जो है एक उसके सारे मौजू को, जो इसके मसाइल है, उसको स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल पे इसको इश्यूज को उठा सके। हमारे बने भी तो वो हमारे मजहबी लीडर ज्यादा बने, जो बचे कुछ लोग थे, वो बचे कुछ लोग को मजहबी लीडर ने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारा जो मैंने आपसे पहले सवाल इसलिए कहा क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और राजस्थान से जो तस्वीर, जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। राजस्थान में सरकार के अंदर कुल वजीर 30 है और मुस्लिम वजीर सिर्फ 2 हैं। इसलिए मैंने पहले आपसे सवाल किया कि मुस्लिम आज कहाँ है और इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं। राजस्थान की बात करूं तो किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी देंगे? शबनम जी, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि आज का जो अभी है, आप देखेंगे यूपीए 1, यूपीए 2 में जो सरकारें थी उसमें मुसलमानों को बहुत सारी क़यादतें दी गई थी और बहुत सारे मिनिस्टर थे, वज़रा थे जो काम में आते थे। खैर, उसका उन वज़रा ने हमारा फायदा मुसलमान के कौम के लिए नहीं उठा पाया, ये बहुत बड़ा हमारा बदकिस्मती है। अभी जो राजस्थान में है, अभी क्या हो क्या रहा है देश में, जो रियल पिक्चर जो है, बीजेपी जो है पूरी तरह से मुसलमानों को क़यादत देना नहीं चाहती। अगर जब भी मुस्लिम क़यादत आती है या किसी तरह का संगठन बनता है तो मेरे पास और लोगों के पास भी मुझे जाना है, इसलिए कांग्रेस परहेज करती है क्या मुस्लिम लीडरशिप को सामने लाने के लिए, क्योंकि बीजेपी जो है मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ नजर आती है? शबनम जी मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए पहले, तब इसका पूरा हमें तो जो बीजेपी ने जो यहाँ पे आज जो जिस पार्टियों का मुसलमानों को वोट जाता है, वो भी इस बात का आवाज उठाने से डरते हैं कि हम जो अगर कहीं के एमआईएम पार्टी मुस्लिमों के लिए सियासत करती है और हमेशा मुस्लिम लीडरशिप की बात करती है। कलीमुल हफीज साहब, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? जो मुस्लिम लीडरशिप की बार बार बात हो रही है, एमआईएम हमेशा मुस्लिमों के लिए आवाज उठाती है, इल्जाम आपके ऊपर लगते हैं कि आप एक कौम के लिए ही सियासत करते हैं। थोड़ा सा पस मंजर बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत किस तरह से काम करती है। हिंदुस्तान की जमहूरियत में लोग कम्युनिटी वाइज वोट करते हैं। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में यादव वोट करता है, एससी एसटी वोट करता है, जाट वोट करता है, ऐसे बिहार में चले जाएंगे कुर्मी वोट करता है, भूमिहार वोट करता है, कहीं ब्राह्मण वोट करता है। तो इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ गिरोह बने हुए हैं, लेकिन जो भी जितने भी गिरोह हैं उन सब में सबसे बड़ा गिरोह मुसलमान है। एज ए मुस्लिम वोट जब करता है तो इसकी परसेंटेज 15 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दलित, उसका भी मैक्सिमम 10% है या कहीं 10.5% है। लेकिन जब इस तरह का वोटिंग पैटर्न है इंडिया में, तो जो भी बरसरे इख्तिदार पार्टी रही उसने मुसलमानों को कभी सियासी तौर पर कौमी एतबार से मुत्तहद नहीं होने दिया क्योंकि उसको इस बात का खदशा था कि अगर मुसलमानों की अपनी सियासी लीडरशिप डेवलप हो जाएगी तो फिर ये बार्गेनिंग करने लगेंगे, और जब बार्गेनिंग करेंगे तो ये तरक्की करेंगे। और वो पार्टी खास तौर से कांग्रेस, क्योंकि सबसे ज्यादा तवील अरसे कांग्रेस ही इख्तिदार में रही है, तो उसने बाय डिजाइन सिस्टमेटिकली मुसलमानों की क़यादत डेवलप नहीं होने दी। अगर मैं बात कहूँ कि पहले केरला में IUML ने अपना, यानी मुस्लिम लीग ने अपना सियासी सफर शुरू किया, तो कांग्रेस ने उसको बाय डिजाइन सिर्फ केरला तक महदूद कर दिया। AIMIM ने तेलंगाना, यानी उस वक्त पहले आंध्र प्रदेश था, वहां से सफर शुरू किया तो उनको भी वहां तक महदूद कर दिया। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में चाहे वो मजलिस मुशावरत रही हो या कोई और दूसरी पार्टियां रही हो, उन सबको रीजनल बना के रखा। इसी तरीके से आसाम की पार्टी को भी बाहर नहीं आने दिया। ये तो आप शुक्र मनाइए अल्लाह ताला का कि जब से कांग्रेस कमजोर हुई, क्योंकि कांग्रेस ही मुसलमानों में अपने नुमाइंदे छोड़कर मुसलमानों की रहनुमाई का एक ड्रामा करती थी, एक फरेब करती थी। मुसलमान समझते थे शायद ये हमारे रहनुमा है। सच्ची बात ये है कि वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस कमजोर हुई और रीजनल पार्टीज ऊपर आई, तब मुस्लिम पार्टियों को भी ये मौका मिला कि वो पूरी कौमी सतह पर अपनी कवायद या सियासी अपनी सरगर्मी शुरू करें। तो उस सिलसिले में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनको अल्लाह ताला ने बेशकीमती सलाहियतों से नवाजा है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का रुख किया और वो आंध्रा और तेलंगाना से निकलकर वो महाराष्ट्र पहुंचे, वहां उन्हें कामयाबी मिली। फिर उसके बाद वो बिहार पहुंचे, बिहार में उन्हें कामयाबी मिली। फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश और दिल्ली और राजस्थान और उत्तराखंड
और कर्नाटका होते हुए तकरीबन 14 स्टेट में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अपना सियासी संगठन है और सियासी चुनावी जो सरगर्मियां हैं या चुनाव में हिस्सा लेती है। ठीक है, तो सियासी संगठन है आपका कई रियासतों के अंदर, जैसा कि अभी आपने बताया, लेकिन आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया। ठीक है, महाराष्ट्र में आप कुछ मजबूत नजर आते हैं, बिहार में आपने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बिहार में हश्र क्या हुआ, आपके लीडर ही आपसे नाता तोड़ते हुए नजर आए, जो आपके विधायक थे, इस पर भी मैं बात करूंगी। और उत्तर प्रदेश के अवाम, जो कि सबसे बड़ा अभी सूबा बताया जाता है एशिया का, हिंदुस्तान की आबादी के लिहाज से अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसने पैर जमा लिए वो दिल्ली तक पहुंचता है, यानी कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लेकिन एमआईएम वहां मजबूत नजर नहीं आती। आपने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन के नतीजे क्या आए ये फिलहाल मुझे अभी गिनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बात मुसलमानों की कर रहे हैं। असफर शमसी साहब बीजेपी स्पोक पर्सन है मेरे साथ। असफर शमसी साहब, जवाब दूं इसका? आऊंगी सर, मैं आपके पास आऊंगी। एक रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। एक रिएक्शन में बीजेपी से ले लूं। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी का ये सबसे बुरा दौर है। इस वक्त मरकजी हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लीडरशिप में मुसलमानों से क्यों परहेज? बल्दियाती इंतखाब का मैं जिक्र नहीं कर रही हूँ, मेन लीडरशिप की बात कर रही हूँ। असफर शमसी साहब, देखिए, सवाल ये है कि डेमोक्रेसी संख्या बल के आधार पर होती है और जिस पार्टी की बहुमत होती है, क्योंकि ये तो जनता वोट देती है और द पीपुल ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल है, और जनता का जनादेश मिलता है, उससे पार्लियामेंट में लोग एमपी या एमएलए जीत के आते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आजादी के बाद अगर आप आज तक देखें तो अक़लियतों का इस्तेमाल, इस्तेहसाल, उनका शोषण, उनका एक्सप्लॉयटेशन, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां आपने कहती हैं, इन लोगों ने किया। और नतीजा क्या हुआ कि ये इतना बड़ा सेगमेंट जो है वो केवल और केवल वोट बैंक की सियासत तक महदूद रह गया। उनकी जो बुनियादी समस्याएं थी, उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, जो तालीम था, तंजीम था, तिजारत था, ये सारा आजादी के बाद से बिल्कुल खत्म हो गया। और जो लीडरशिप की आप बात कर रही थी, जो पार्टी इस मुल्क के अंदर में कांग्रेस या कांग्रेसी कल्चर की पार्टियां रही, तो यकीनन इन लोगों ने, हो सकता है कि एमपी दे दिया हो अपने रबड़ स्टैंप को, एमएलए दे दिया हो रबड़ स्टैंप को, लेकिन लीडरशिप को इन्होंने उभरने नहीं दिया। उसकी वजह है वो इसलिए लीडरशिप, और जिनको दिया तो वो ऐसे लोगों को दिया। कभी भी अगर आप देखेंगे तो पसमानदा समाज के लोगों की इन्होंने चिंता नहीं की, इनको तो जियोचको भी बनाया। तो लीडरशिप जब नहीं उभरी तो इस तरह का बहरान, इस तरह का जो चीजें हैं वो होना ऑब्वियस है। असफर शमसी साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात में से ही निकला है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आप बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि संख्या बल के हिसाब से चलती हैं चीजें, ये सच्चाई है। तो मुसलमान क्या आपके ऊपर यकीन नहीं करते? और क्या ये आपके लिए चिंता का विषय नहीं है, मंथन का विषय नहीं है? दो बार आप इख्तिदार में आए हैं, लेकिन मुसलमानों का यकीन हासिल नहीं कर पा रही हैं। और फिर पसमानदा मुसलमानों की आपको याद कैसे आई? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जब ये बात चलती है और हमारे देश के मकबूल वजीर आजम बोलते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान शरीफ होना चाहिए और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो यकीनन जब हम ये बात करते हैं तो हम जब समाज के जो अंतिम सीढ़ी पर व्यक्ति बैठा है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, अकलियत हो, हम सबकी बात करते हैं। और इसीलिए जो डेवलपमेंट का काम होता है वो कोई एक खास स्पेसिफिक अंदाज से नहीं होता है। अगर बिजली हो, लाइट हो, सड़क हो या बैंक खातों में डायरेक्ट पैसा जाता है वो सबके लिए जाता है। तो ये तो एक सच्चाई है कि डेवलपमेंट के हिसाब से। लेकिन जहां तक क़यादत की बात, जब मैंने अभी आपने मेरी बात को पूरा होने नहीं दिया, अकलियत के लोग अगर घेटो मेंटालिटी से और ऐसे सो कॉल्ड लीडर जिन्होंने उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, उनका दोहन, चाहे वो तालीमी हो, तंजीमी हो, किसी भी तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया। भाई अगर आज मुसलमान बहुत नीचे है
इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो चिंतन करने का विषय है ना। इस देश में 50 साल तक तो बीजेपी की हुकूमत नहीं रही। कांग्रेस के इक़्तिदार की आप बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस ने मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है और उनको ऊपर उठने नहीं दिया, उनके म्यार को ऊपर नहीं उठने दिया, तो क्या इन 8 सालों में बीजेपी का फर्ज नहीं है, जो कि तमाम इस मुल्क की सियासत कर रही है या सबकी रहनुमाई कर रही है, वो मुसलमानों के लिए कोई कदम उठाए, उनको मेन स्ट्रीम में आकर लेकर आए? कलीमुल हफीज साहब क्या कहेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस अभी आप इस सारे मुसलमानों की बदहाली की जिम्मेदार 80 से 90% कांग्रेस। लेकिन जहां ये साहब जो फरमा रहे हैं, बहुत मकबूल प्रधानमंत्री की बात कह रहे हैं, जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस पार्टी की बुनियाद ही मुसलमानों की बर्बादी, मुसलमानों को परेशान करना और मुसलमानों को तबाह करने पर है। तो इसलिए इनसे उम्मीद करना बेकार। अब आते हैं हम कि आखिर इस सियासी निजाम में जो हिंदुस्तान का, जिसको हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इसमें आखिर हमारी हिस्सेदारी कैसे मुतय्यन, हम आखिर वो कौन सा काम करें? तो उसके लिए मैं शबनम आपको ये बता दूं कि इतनी खूबसूरत जमहूरियत में भी अगर हमारी कम्युनिटी ने अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं की तो ये हमारी अपनी कम्युनिटी की कमी होगी। इसके लिए जरूरी है, जिस तरह से दलितों ने मायावती को बनाया, यादवों ने मुलायम सिंह और लालू को बनाया, या कुर्मियों ने नीतीश कुमार को बनाया, या जाटों ने अजीत सिंह को बनाया, तो आखिर मुसलमान अपना नेता क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं वो आईन की कदरों में, आईन के दायरे में रहकर अपनी सियासी लीडरशिप डेवलप कर सकते? क्योंकि जहां जहां मुसलमानों ने अपनी लीडरशिप डेवलप की, जैसे केरला में चले आप, तो वहां पे मुसलमानों का जो तरक्की का जो मार्ग है, चाहे वो इक्तिसादी हो, समाजी हो, सियासी हो, या फिर तालीमी हो, सब में हम और गैर मुस्लिमों के बराबर हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में है। तेलंगाना में भी एमआईएम ने जो सियासी अपनी कोशिशें की, उसकी वजह से आज मुसलमानों के हालात बेहतर हैं। तो इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को ये सोचना होगा कि हम अपनी सियासी लीडरशिप डेवलप करें अपने बीच में से, अपने प्लेटफॉर्म पे। और जाहिर बात है कि हिंदुस्तान का आईन जब हमें इसकी इजाजत देता है और तमाम और जो कम्युनिटीज हैं वो अपनी सियासी लीडरशिप डेवलप कर सकती है, तो हम क्यों नहीं? और ये हमें करना ही होगा, वरना हम फुटबॉल की तरह, जैसे पहले कांग्रेस ने मारा तो हम आरएसएस पे चले गए, बीजेपी पे चले, अब बीजेपी और आरएसएस मार रही है, तो अब हमें कोई भी छूने को तैयार नहीं है। इवन समाजवादी पार्टी या आरजेडी या और जेडीयू भी हमारा नाम लेने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यही है कि हमारी अपनी कोई सियासी वक्त नहीं है। आज हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, तो मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बता दूं कि चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी मुस्लिम लफ्ज जुबान पे लाने को तैयार नहीं थी, मुसलमानों से वोट मांगने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज वो 3 मुस्लिम बहुल विधानसभाओं में हार गई, तो इसलिए मजबूर हो गई है कि उसने डिप्टी मेयर का कैंडिडेट मुसलमान दिया है। तो इस तरह से मुसलमानों को अपनी सियासी बसीरत का सबूत देना होगा और अपनी सियासी क़यादत को डेवलप करना ही होगा, वरना जो अभी आपके पास पार्लियामेंट में जो आपकी आबादी है 15%, लेकिन वहां पे आप 4.8% है सिर्फ। इसी तरीके से कोई मिनिस्ट्री आपके पास नहीं है, किसी 59 मंत्रालय हैं, 59 मंत्रालयों में 26 मंत्रालय में एक भी मुस्लिम क्लास ए या उससे ऊपर का ऑफिसर नहीं है। दिल्ली के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें 60 डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस में एसएचओ प्लस ऊपर का कोई ऑफिसर नहीं है। एक भी, अब तो सुप्रीम कोर्ट में एक भी जस्टिस नहीं है, किसी सीबीआई, आईबी, किसी का हेड मुस्लिम नहीं है, किसी मीडिया संस्थान का हेड मुस्लिम नहीं है, किसी बैंक का हेड मुस्लिम नहीं है। यानी इतनी बुरी तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के बाद बीजेपी ने मुसलमानों को आइसोलेट किया है कि ये बहुत ही खतरे की घंटी है। ठीक है, इसका जवाब मैं असफर शमसी साहब से लूंगी, लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान इस चर्चा में शामिल हो गए हैं। मेरे साथ इलियास आसमी साहब, एक्स एमपी लोकसभा मौजूद हैं। इलियास साहब, इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम में। मेरा सवाल आपसे है, मुस्लिमों के हम किरदार के ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है इस वक्त। मेन स्ट्रीम की अगर बात करें सियासत में, तो मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं वो नजर नहीं आते हैं, उम्मीदवार नजर नहीं आते, इसके साथ साथ कोई रहनुमा नजर नहीं आता है। मौजूदा पार्लियामेंट की अगर बात करें हम, तो मौजूदा पार्लियामेंट में तादाद के हिसाब से मैं बता दूं कि मुस्लिमों की आबादी 15% है, लेकिन एमपी यहां नुमाइंदगी करते हुए 4.9% नजर आते हैं। किसे आप जिम्मेदार मानते हैं, मौजूदा सरकार को, या माजी में जो सरकारें रही हैं उन्हें, या फिर कम्युनिटी को? मैं असल जिम्मेदार तो मुसलमानों को मानता हूं। दूसरी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो सियासत में है।
मेरी नजर में मेरी उम्र 88 साल है। मैंने अंग्रेजों का दौर देखा है। मेरी समझ से अंग्रेजों की वापसी के बाद, मैं उसको आज़ादी का वक्त नहीं कहा था, अंग्रेज वापस गया था, उसने कोई जद्दोजहद आज़ादी के जरिए किसी ने हासिल नहीं किए। वह अंग्रेज की वापसी के बाद लीडर सिर्फ डॉक्टर फरीदी पैदा हुए, जिनसे एक गैर मुस्लिम लीडरशिप ने, किसी एक ने इख्तलाफ तो था, लेकिन किसी ने उनको कम्युनल नहीं कहा, सब ने उनसे हाथ मिलाया और हमेशा मुस्लिम मजलिस को पश्चिम पूर्वी यूपी से, जहां मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, 5 से 10 तक सीटें भी मिलती रही और मुसलमानों के मसाइल हाईलाइट हुए। उनका पूरा एहसास कमतरी, जिसमें गर्क होने के लिए वो तैयार थे, उसके दहाने पर पहुंच चुके थे उस गार के, जिससे शूद्र की कराहों की और आहों की सिसकियां उस वक्त तक आ रही थी। उस गार में गिरने से बच गए, मैदान में तो आ गए, लेकिन अफसोस है, या तो कुदरत हमसे नाराज है या हमारे इज्तिमाई गुनाहों की सजा पूरी नहीं हुई है कि वो 10 साल हम रह के चले गए, दुनिया से जगा के चले गए। वो मुसलमान जो 5 आदमी बंद कमरे में सियासत पर बात करते हुए डरता था, वो मुजाहरे धरने करने लगा, वो जेल भरने लगा, वो पूरी मुल्क की लड़ाई में रहा। लेकिन ईमानदारी की बात है कि मुस्लिम क़यादत कोई है ही नहीं। जो है ज्यादातर व्यापारी हैं, कुछ जो अपने को आलिम दीन कहते हैं वो भी व्यापारी हैं, और बाकी नेता कोई है ही नहीं। मैं जिनका अभी कलीमुल हफीज साहब ने बहुत नाम लिया है, उनके वालिद से मेरा 40 साल तक ताल्लुक रहा है। जब दिल्ली में मेरे पास मकान नहीं था तो मैं उन्हीं के मकान पर रुकता भी था, जहां आज वो उनका मकान है। लेकिन आज उस मकान पर सामने वाले गेट पर ताला लगा रहता है। जब वो पार्लियामेंट आते हैं तो पीछे वाले गेट से आते हैं, ताकि कोई ये न देखे कि हैं वो लीडर नहीं है, व्यापारी हो गए हैं। ईमानदारी की बात है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान जाने या कांग्रेस में जाने के बाद एक कुछ लीडर की सलाहियत कायदे मिल्लत इस्माइल साहब में थी, जिन्होंने नेहरू के गुलाम अबुल कलाम आजाद ने जब परवाना मौत पर लखनऊ में दस्तखत कराए सन 48 में, जिसका उन्होंने विरोध किया और कहा कि नहीं, हम मुस्लिम लीग को नहीं खत्म करेंगे, और साउथ में उन्होंने जिंदा रखा। कुछ दिन के बाद वो चले गए दुनिया से। उसके बाद डॉक्टर फरीदी के अलावा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ। मैं 2 बार पार्लियामेंट में रहा हूँ और किसी मुस्लिम पार्टी से नहीं रहा हूँ, लेकिन जिसको मौका हो वो पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख ले कि मेरी तकरीरों पर और मुसलमानों के जितने मसाइल थे सब मैंने उजागर किए, लेकिन किसी भाजपाई ने मुझको टोका नहीं है, ना किसी कांग्रेसी ने। अगर कांग्रेसी टोकता था तो भाजपाई मेरी मदद करते थे, भाजपाई टोकता था तो कांग्रेसी मेरी मदद करते। ठीक है, लेकिन क्या ये दौर सियासत में खत्म हो चुका है? क्या ये दौर सियासत में खत्म हो चुका है? और जो अब दौर सियासत का है, क्या वो एक संख्या बल को देखकर किया जा रहा है? असफर शमसी साहब जवाब दीजिए। देखिए, डेमोक्रेसी तो संख्या बल के आधार पर होता ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अकली मुसलमानों को अक्ल व बसीरत से काम लेना है। अगर वो अक्ल व बसीरत से नहीं काम करेंगे, और जो आपने बीच में हमको रोक दिया जब मैं घेटो मेंटालिटी की बात कर रहा था, और वो घेटो मेंटालिटी से मुसलमानों को एक तरफ से आप अलग करे जा रहे हैं, तो आप किस रास्ते पे जा रहे हैं? क्या आप देश में आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, कोशिश करूंगे आपसे राब्ता कायम करने की, शिकायत आपकी दूर करने की कोशिश करेंगे कि आपको बीच में बात नहीं हो पाई थी। डॉक्टर हसनैन कैसर साहब,
सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जाता है। मुस्लिम आज जिस हाल में है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा शासन या सत्ता में आप ही रहे हैं और 75 साल हो गए आजादी को हुए, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के हालात नहीं बदले हैं। तो क्या आपको ही जिम्मेदार ठहराया जाए कि आपने वोट बैंक के तौर पर तो इस्तेमाल किया मुसलमानों को, लेकिन उनके मुस्तकबिल को कैसे संवारा जाए इसमें आप पीछे रहे? देखिए शबनम जी, ये जो मुद्दा अभी है कि मुस्लिम क़यादत नहीं बनी और कैसे बननी चाहिए, बात होनी चाहिए। हम लोग अभी जो जितनी बातें लोगों के सुनी सिर्फ इल्जामात हुए, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। देखिए अभी आजादी के बाद बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे थे मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा माहौल था। आप गौर करेंगे कि सच्चर कमेटी में जो रिपोर्ट आई थी, ये एक कोशिश की थी कांग्रेस ने कि भाई हम कहां कमी रह गई कि मुसलमान इतने पीछे क्यों हो गए। और जब हमने ये कोशिशें शुरू की नाफिज करने की, तब बीजेपी ने पूरी तरह से आकर के उसको रोकने की कोशिश की और पूरा कह दिया ये कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों के बारे में बात करती है और इसको बहुसंख्यक के खिलाफ इसको ला दिया। तो ये जो बीजेपी, देखिए एक बात और समझने की है, मैं दो चीजें मानता हूं यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी की। एक तो मुसलमान खुद है, इसको एकदम इसमें फ्रैंकली मैं कहना चाहूँ, खासकर जो सियासी पार्टियां भी इसकी भी जिम्मेदार है। सियासी पार्टियां को हमेशा सच्चर कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना पड़ रहा है, लेकिन 2006 के बाद आप 2 बार सरकार के अंदर रहे, आपने मुसलमानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए? मेरा सवाल आपसे ये था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं अजवर शमसी साहब के पास जाना चाहूंगी, उस वक्त भी उनसे बात अधूरी रह गई थी। अजवर शमसी साहब अपनी बात रखिए, उस वक्त कुछ टेक्निकल इशू था, बोलिए सर। 1 मिनट पहले मेरे पूरी बात को सुनिए, अब बीच में इंटरप्ट करके फिर इन्वॉल्व कराइएगा तो मैं अपनी बात नहीं बोल सकूंगा। बोलिए सर। मैं कंक्लूड कर दूं। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं जब किसी बात को बोल रहा हूँ पूरी बात में आप बोले। मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि टेक्निकल इशू था, आपका वीडियो नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको थ्रू किया कि आप बोले, अपनी बात रखें। सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमानों को अक्लो बसीरत से काम लेनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात कि आप गेटो मेंटेलिटी से अगर चलेंगी तो और जिस तरह से आपने देखा देश की सियासत, कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेसी कल्चर की पार्टी हो, सबने मुसलमानों को एक्सप्लॉइट किया। आज पूरे, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, आप पूरे के पूरे मुसलमान कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं दो। आपके नहीं देने के बाद भी बीजेपी इक़्तिदार में आई, देश में इक़्तिदार में आई। हमने उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान मंत्री बनाया। जब एक भी मिनिस्टर देश में नहीं था तो पसमानदा समाज से हमने ला करके राज्यसभा में दिया। तो मैं जो बोल रहा हूँ घेटो मेंटेलिटी की बात, ये लोग, और आज वो स्थिति हो जाएगी कि हर पार्टी आपसे भागेगी कि भाई अगर हम आपके बारे में बोलेंगे तो ये होगा। अगर कोई कैंडिडेट अक़लियत का, अगर मान लीजिए भागलपुर में बीजेपी ने अक़लियत को खड़ा किया, कि जितनी पार्टियां थी वो जिम्मेदार हैं कि वहां से जो है अक़लियत का आदमी हार जाए। क्यों? आप तो जिता भी नहीं, जिता आपने हरा दिया, लेकिन आपकी ताकत देश भर में क्या है? तो जब आपको मैं बता रहा हूं कि अक़लो बसीरत से जिस पार्टी में भी आपका आदमी है, अगर बीजेपी में आपका आदमी कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो आपके ही बोलने से तो होगा नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो संख्या बल के आधार पर होती है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर कैंडिडेट को दे रही है और आप उसको 5%, 10% दे रहे हैं, आपके देने के बावजूद भी 2 बार से लगातार सरकार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ रही है। और देश का जो माहौल है, ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इनकी वजह से है। तो मैं बार बार बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के डिफरेंस है। ये सही है कि आधार पर नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर मानते हैं कि जो समाज का अंतिम श्रेणी पर व्यक्ति बैठा है उसके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। और सीटें नहीं होने के बावजूद भी मुख्तार अब्बास नकवी, मुझे लगता है कि शुरू से लगातार मिनिस्टर रहे, ऐसी बात तो नहीं है। 20 साल वो मिनिस्टर राज्यसभा में रहे, ऐसी बात तो नहीं है। और कई लोगों को लाया गया, लेकिन जब उसके बावजूद भी देख रहे हैं रिजल्ट क्या है, तो हमने नहीं होने के बावजूद भी पहली बार हिंदुस्तान के अंदर में पसमानदा समाज को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में लाया। और यही भारतीय जनता पार्टी है कि राष्ट्रपति तक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो पसमानदा समाज से आते थे, उनको राष्ट्रपति बनाया। आप केवल बात करते हैं, आप केवल बिहार में MY की बात करते हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं सोचे कि कोई मुसलमान आपका मुख्यमंत्री बने। अगर लालू जी होते हैं, उनकी पत्नी होती हैं, उनके बेटा होंगे, आप उसी के बारे में सोचते हैं। नीतीश जी हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। कांग्रेस पार्टी, तो कहने का मतलब ये है कि अगर सबने आपको एक्सप्लॉइट किया है
और आप उसी घेटो मेंटेलिटी से एक दूसरा पाकिस्तान बात कर रहे हैं, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा और आपको अक्ल बसीरत से काम करते हुए जो संख्या बल है और जो पार्टी है उसमें करना ठीक है होगा। सर, आपकी पूरी बात मैंने सुनी, आपकी पूरी बात सुनी और आपकी बातों में से ही कुछ बातें मुझे समझ में आई हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगी। डॉक्टर यहाँ पर मेरे साथ MIM से भी मौजूद हैं कलीमुल हफीज साहब। कलीमुल हफीज साहब, बहुत गौर से मैंने यहाँ पर अजवर शमसीद साहब की बात को सुना है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा है अगर आप यानी कि मुसलमान वोट नहीं देता तो क्या हम सरकार नहीं बनाते। 2 बार सरकार बनाई है, वोट मुसलमान ने नहीं दिया, बावजूद इसके ये बीजेपी का एटीट्यूड है, उनका कॉन्फिडेंस है। और फिर दूसरी बात कही कि हर एक व्यक्ति तक, हर एक नागरिक तक हम विकास पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी तबके का हो। लेकिन उसी दौरान पसमानदा मुस्लिमों का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। आखिर पसमानदा मुसलमान उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसका बार बार वो एग्जाम्पल दे रही है? क्या स्ट्रैटेजी है? और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम क्यों टिकट दें या क्यों उम्मीदवार उतारें जब हमें वोट ही नहीं मिलता है, तो बिना आपके वोट के भी हम सरकार बना सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे जो ये इल्जाम लगता है कि वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वो इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को खास ख्याल रखा जाता है, खास तौर से जो हुकूमत वाला तबका है वो रखता है, वरना तो फिर वो बहुसंख्यकवाद हो जाएगा, फिर तो वो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाएगा और वो फिर जुल्म होगा अल्पसंख्यकों पे, जिस तरीके से हो रहा है। दूसरी बात, पहले भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों में शिया सुन्नी को लेकर लड़ाना चाहती थी, डिवीजन करना चाहती थी, लेकिन अब वो शिया सुन्नी वाला उसका फार्मूला फेल हो गया। अब वो लाई है अगड़े पिछड़े मुसलमानों को लड़ाने का। तो ये तो एक्चुअली ये जो फितना है भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में, अब फितनों के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जैसे शमसी साहब बैठे हुए हैं, जाहिर बात है उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब ये जाने और इन्हें अपनी अल्लाह का हिसाब देना है, जो भी होगा। बहरहाल पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का नजरिया क्या है मुसलमानों के लिए। अब मैं आता हूं दूसरे नंबर पे, जो हमारे बुजुर्गवार हैं डॉक्टर इलियास आजमी साहब, उन्होंने बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने एक तो ये कहा कि डॉक्टर फरीदी मुसलमानों के असल लीडर रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही? डॉक्टर फरीदी साहब को इंतकाल हुए 50 बरस से भी ज्यादा हो चुके कि तब तक क्या इतने 20 करोड़ मुसलमानों में अभी तक कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं रहा जरूर, लेकिन चूंकि हमारे उत्तर प्रदेश की, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की एक कमी है कि हम सिर्फ कमियां निकालना जानते हैं, हम काम करने में या पॉजिटिविटी के साथ एक लीडरशिप लाने में हम यकीन नहीं रखते। हमारे बुजुर्गवार डॉक्टर इलियास आजमी साहब ही आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से हैं, और उसने भी, आम आदमी पार्टी ने भी आपको जगह नहीं दी। उसकी वजह यह है कि कोई भी सेकुलर पार्टी आपको जगह नहीं देना चाहती। रही बात यह कि आप तो 2 मरतबा MP रहे, आखिर आपने सोल्यूशन आज तक क्यों नहीं दिया? आप तो माशाल्लाह आज 88 बरस के हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो आपको ये सोल्यूशन देना चाहिए था, बजाय यहाँ बैठकर कि आप ये कि अगर आप अपनी पार्टी बना लिए होते तो हो सकता है कुछ लोग आपको, जैसे आप अभी असुद्दीन ओवैसी साहब को व्यापारी कह रहे हैं, आपको भी लोग व्यापारी कहते, लेकिन आप अपने हिस्से का काम कर जाते और अल्लाह ताला तय करता कि आप व्यापारी हैं या नहीं। इसी तरीके से आज बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, हमें उनकी जाहिर पे, उनके बोलने पे जाना चाहिए। वो कहते हैं कि मेरा हिसाब तो अल्लाह क्या होगा, ये डॉक्टर इलियास आजमी साहब तो तय करेंगे नहीं कि व्यापार होना है क्या होना है। वो इस जमहूरियत में आपके तमाम मसाइल, चाहे वो सदन में उठे, चाहे सदन के बाहर उठे, चाहे वो सेंसिटिव हो या सेमी सेंसिटिव हो, सारे मसाइल पे मुसलमानों के वो खुल के बोलते हैं। और जमहूरियत में यही चाहिए किसी भी लीडरशिप से। तो एक ऐसी पार्टी जो पैन इंडिया मौजूद है, उसकी कोशिशें हो रही हैं, तो डॉक्टर इलियास आजमी साहब या और लोगों को चाहिए कि वो इसके साथ जुड़े, भले से वो इस्लाह कर सकते हैं। अगर आपको किसी वजह से ये लगता है कि ये व्यापार हो रहा है, तो आप अंदर आइए और अंदर आके उसकी इस्लाह कर दीजिए। वो आपसे सीखेंगे, जब आप उनके वालिद के साथियों में से हैं तब तो आप वैसे भी बुजुर्ग हैं उनके। तो इसलिए बजाय इसके कि उनको तनकीद करना, उनको व्यापारी बता देना, ये इतना बड़ा गुनाह है, ये इससे भी बड़ा गुनाह है कि आप 88 साल के होके भी क़यादत को, कौम को सियासी लीडरशिप नहीं दे पाए। मैं आपका एक औलाद दाखिल हूं, लेकिन मैं ये आपसे मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं और आपकी टीवी के माध्यम से तमाम मिल्लत इस्लामिया हिंद से दरखास्त करता हूं कि ये बेहतरीन वक्त है अपनी क़यादत के अखलाक को पुर करने, क्योंकि ऐसे वक्त में जब चारों तरफ से आप पे हमले हो रहे हैं, अब ये आपको मजबूर कर रहे हैं हालात कि आप अपनी सियासी बसीरत, सियासी अपनी जो जितनी भी आपके अंदर कुव्वत है, खुद एतमाद बहाली करने का बेहतरीन वक्त है। अपने आप पे भरोसा कीजिए, आपको शमसी साहब बनने की जरूरत नहीं है, किसी नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर डर के मारे खड़े होने की जरूरत नहीं है।
खुद पे भरोसा करिए, अपने आइन पे भरोसा करिए और हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है इस पे भरोसा करिए। और जब आइन आपको ये हक देता है कि आप अपनी कम्युनिटी की अपनी क़यादत करें और आइन के दायरे में रहें, तो ना तो ये किसी तरह से मुल्क के खिलाफ है, ना कोई ये दूसरा पाकिस्तान बनाने के बराबर है, बल्कि ये अपनी कम्युनिटी के लिए खिदमत और इबादत करने के बराबर होगा। लेकिन ये बेहतरीन वक्त है इलियास आज़मी साहब, आ जाना चाहिए। इलियास आज़मी साहब क्या कहेंगे? मैंने कलीमुल हफीज साहब की बात गौर से सुनी। असदुद्दीन अवैसी मेरा भतीजा है, वो चचा मुझको कहता भी है। मैं सिर्फ 2 वाकयात बताता हूँ। जब आंध्रा की सरकार ने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन किया तो ये मैदान में आ गए कि नहीं, सारे मुसलमानों को होना चाहिए। मैंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इनको समझाया कि सारे मुसलमानों का रिजर्वेशन हो ही नहीं सकता। जो 27% बैकवर्ड का हुआ है, जो बीपी सिंह ने दिया है, उसी में हिस्सा मिल सकता है और हो ही नहीं सकता। कहने लगे क्यों नहीं हो सकता, आप नहीं चाहते? मैंने कहा कि नहीं, मेरा अगर बस चले तो मैं सारी नौकरियां मुसलमानों को दे दूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। घंटों बहस होने के बाद उन्होंने बुरा भी माना कि मैं उनसे बहस कर रहा हूं, नहीं माने। आखिर हुआ। मैंने उनसे कहा था कि याद रखो कि अभी ब्राह्मण ने नोटिस नहीं लिया है तुम्हारी बात का। अगर वो नोटिस ले ले तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मुसलमानों में कम्युनल राइट होंगे। इसके अलावा कभी भी क़यामत तक जो जब तक ये दस्तूर है और जब तक ये सिस्टम है, क़यामत तक फॉरवर्ड मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं हो सकता अलग से मुसलमानों का। दूसरा, जब तेलंगाना बन रहा था तो आप विरोध कर रहे थे तेलंगाना बनने का। मैंने लाख समझाया कि डॉक्टर फरीदी के यहाँ पेरियार रामास्वामी नायकर, डॉक्टर फरीदी, सलाहुद्दीन अवैसी साहब कई रोज तक बैठे। उन लोगों ने मसाइल पर गौर किया तो उन लोगों ने 2 तजवीज़ें रखी। एक तो भारत में 50 रियासतें होनी चाहिए छोटी छोटी, उसमें तुम्हारे वालिद भी शामिल थे। और दूसरा तुम्हारा फायदा है कि छोटी रियासत होगी तो तुम्हारे 5-7 मेंबर जो हैं किसी वक्त बैलेंसिंग पावर हो सकते हैं। जैसे एक बार एनटी रामाराव के खिलाफ दूसरे रामाराव ने बगावत की थी तो सलाहुद्दीन अवैसी साहब को, हम दिल्ली में थे, उन्हीं के मकान पर ठहरे थे। हमने उनसे कहा कि आप फौरन आंध्रा जाइए और रामाराव को सपोर्ट कीजिए, जो नया जिसने बगावत की है, और सपोर्ट करके अपनी फाइलें जो सब रुकी हुई हैं मेडिकल कॉलेज वगैरह की सब मंजूर करा लीजिए। और वही हुआ, सब मंजूर हुई। लेकिन जब तेलंगाना बन रहा था तो इन्होंने विरोध शुरू किया। मैंने बहुत समझाया कि तेलंगाना बनने में तुम्हारा फायदा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया, विरोध करते रहे, तेलंगाना बन गया। जहां तक सच्चर कमेटी और वो शमसी साहब ने बात की है जी, मुसलमानों का ये मसला है ही नहीं उनके कितने एमपी और कितने एमएलए होते हैं। मसला ये है कि उनकी बात, उनके जो हकीकी मसाइल हैं वो किस जबान में, किस भाषा में उनको अदा किए जाते हैं। पार्लियामेंट में मैं 2 बार रहा हूँ और शायद डॉक्टर लोहिया के बाद सबसे ज्यादा बोलने वालों में मेरा शुमार हुआ था। वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, देख लीजिए कि मुसलमानों के मसाइल, हालांकि मैं बीएसपी से था, मुसलमानों के सारे मसाइल उजागर हुए। सच्चर कमेटी अगर मैं ना होता शायद ना बनती, सच्चर कमेटी बनी। सच्चर की रिपोर्ट पर बहस होते वक्त जब मैंने कांग्रेस पर हमले किए, नेहरू पर और कांग्रेस की नीयत पर, तो सोनिया जी और शिवराज पाटिल में कानाफूसकी हुई और शिवराज पाटिल ने मेरी तकरीर रोक कर ये ऐलान किया कि सच्चर को किसी वजह से सिफारिश करने का मौका नहीं दिया गया, तो वो नहीं दिया गया था अख्तियार। अब हम इसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या भेज रहे हैं। डॉक्टर एजाज अली को से जो लोग पसमानदा की बात करते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर वाकई बीजेपी या कोई पार्टी पसमानदा मुसलमानों की हिमायती है तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दें।
वो तो उतना ही उनको मेहनत करनी पड़ेगी, ना पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, ना कहीं, सिर्फ कैबिनेट में मंजूर करा के उसको ऐलान कर दे। ठीक है, इसका जवाब असफर शमसी साहब से लेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पास जाना चाहूंगी मैं। डॉक्टर हसनैन कैसर साहब, आप कांग्रेस का जिक्र भी यहां पर आया है, मुस्लिम लीडरशिप होगी तभी क्या मुस्लिमों की आवाज सुनी जाएगी? पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिमों की तादाद कितनी में है पूरा बता देती हूँ। 543 में से 27 मुस्लिम एमपी हैं और 6 मुस्लिम जो हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रखने के लिए एक मुस्लिम लीडरशिप की जरूरत है? आप मानते हैं कांग्रेस अब उस लीडरशिप को अपनी आवाज के तौर पर नहीं रख पा रही पार्लियामेंट के अंदर, या मुस्लिमों के जो हकायक की बात कहती है वो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो पा रही है, जिसका जिक्र अभी इलियासी साहब ने भी कहा है? ये शबनम जी बड़ा सर अच्छा आऊंगी आपके पास, आऊंगी इलियासी साहब आपके पास आऊंगी। शबनम हसन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा मुद्दा था, टॉपिक था डिबेट का, कि मुस्लिम क़यादत क्यों नहीं है और इसका कैसे उसको किया जाए, इसमें क्या होना चाहिए। लेकिन ये पूरा जो वक्त जो है जाया हो गया आरोप प्रत्यारोप में, कांग्रेस में, बीजेपी में और एमआईएम में हो गया। ये इसका पूरा जो रूह थी उसको अपने खत्म हो गई इस डिबेट में। देखिए, समझने की जरूरत नहीं, इल्जाम तराशी तो होगी ना सर, जवाब तो लिया जाएगा ना कि आखिर कौन जिम्मेदार है, मुस्लिम क़यादत कैसे मजबूत होगी? मैं मेरी बात ये कहना मैं चाह रहा हूं कि इसमें जो भी कमजोरियां थी, जो भी हल थे, जो भी कमजोरी थे उसको तो खोजा जाए, उसके बाद उसका हल दिया जाए। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि उसमें बहुत बड़ा रोल मुसलमानों का भी है और हमारी जो सियासी पार्टियां उसका भी है। बीजेपी क्या बात करेगी? बीजेपी को तो जो शमसी साहब बोल रहे हैं, शायद उनको एहसास भी नहीं इस बात की कि लोग जो छोटा सा बच्चा अगर मुसलमान का उठा, किसी कोने से उठा के जाए, वो अगर बीजेपी की बात को अगर बता दे कि उनका क्या रवैया है मुसलमानों के खिलाफ, तो क्या होता है? ये बीजेपी पूरी खड़ी हुई है मुसलमानों के लिए। जो 2 सीट की जो पार्टी थी वो खड़ी हो गई पूरी इसमें। तो इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना। देखिए, हमारा जो क्या था कि हमारे जो कौम थी, कौम में कमियां कहां थी? हमारी कौम ने धर्म के प्रति ज्यादा उनके गए, बहुत सारी जो धार्मिक संगठन बने, समासी जमातें बनी, और उसी समासी जमातों का जो फायदा उठा पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, और वो समासी जमातें जो है तरह तरह के हर फिरके के हिसाब से बन गई। तो मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे बात करें। उस सियासी समाज जमातों का पॉलिटिकल फायदों ने सोचा कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको बुला लो, उनको बुला लो, ये करके ये जो मसला था उन्होंने अपनी सारी बातें ये कर ली, और उस जो मसला मुसलमानों का जहां का वहां रख गया, और उन्होंने जब पूरी तरह से उसको ने, हमें चाहिए क्या? आज हमारा लीडरशिप होना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने पहले वाले इसमें कहा था कि लीडरशिप हमारी होनी चाहिए जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उठाना चाहिए हर पार्टी के। मैं तो कहता हूं लाल आज बिहार में या यूपी में जो मुलायम सिंह यादव जो है यादवों का नेतृत्व करते हैं, बिहार में लालू प्रसाद यादव करते हैं, बिहार की क्या खासा हालत थी यादवों की, बहुत बुरी हालत थी। आज उनके लीडरशिप होने की वजह से देखिए यादव बोलते हैं। लेकिन बिहार में तो इत्तेहाद में आप भी है ना सर, डॉक्टर हसनैन कैसर साहब, जब बिहार में इतने बुरे हालात हैं तो आप भी तो हैं अलायंस के अंदर, क्यों नहीं ये मौजूद उठाते हैं? शबनम, मैं मेरी बात को जरा सा गहराई में जाने की कोशिश की। मैं यहाँ पे आरोप डाल करके वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कैसे इस कौम की भला हो, कैसा इसका नेतृत्व मिले, कैसे इसकी जो है जो बातें जो है पूरी जो है सतह पे आकर के रखे, जो परेशानियों का हल हो सके। आरोप में तो पूरी जिंदगी मैंने खाली शिकायती कौम बन के हम रह गए। हल कैसे है ये ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, समझ। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसीलिए हमारा मुझे मानना है कि मुस्लिम लीडरशिप होने चाहिए। अब वो लीडर दोनों की कमी है, कभी मुसलमानों ने भी अपना लीडर नहीं बनाया और उन्होंने हमेशा से वैसे लोगों को बनाया जो आपके लिए ज्यादा ना सोच सके। मुलायम सिंह को बनाया, लालू प्रसाद को बनाया, या कांग्रेस को भी अपना लीडर बनाया। आप भूल रहे हैं सर, कांग्रेस को भी अपना लीडर बनाया। तो ये बनाया तो आपने जो है कभी वो जो कहते हैं, लालू प्रसाद यादव कहते थे, अरे हम जाते हैं तुम्हारे साथ, मुस्लिम लीडर के साथ जाते हैं। तो ठीक है सर, इल्जाम तराशी आपकी तरफ से की गई। आपने जो है लालू प्रसाद यादव का जिक्र किया, आपने दूसरे लोगों का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस को भी अपना रहबर समझा था मुसलमानों ने। लेकिन आज मुसलमान किस हालत में है उसी पर हम बात करें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
ना लीडर है, ना कायद है, ना मसीहा है, और इसलिए हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों का आखिर रहबर कौन है और कब तक मुसलमान कठपुतली बनते रहेंगे, उन्हें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा। तमाम लोग मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मेरा सवाल यहाँ बीजेपी से है, डॉक्टर असफर शमसी साहब, जो अभी लाइन मैंने पढ़ी, ना लीडर, ना कायद, ना मसीहा, और यही वजह है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो है खत्म कर दी जाती है। मुसलमानों का अब तक का रेशियो मैं आपको बताऊं, 2% भी ग्रेजुएट लोग नहीं है। मुसलमानों की आबादी की मैं बात कर रही हूं, ये तालीमी मेयार की बात कर रही हूं, और उस पर से इस फेलोशिप को बंद कर दिया जाता है। 2014 में एक नारा बुलंद किया गया था, एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान। आज ग्रेजुएशन कितने लोग कर चुके हैं, इसका मैंने आंकड़ा आपके सामने रखा। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ। पहली बात मेरी ये है कि अक्ल व बसीरत से काम लेनी है, और दूसरी बात कि आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर की पार्टी और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी इक़्तिदार में रही। और अगर आज मुसलमान सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बहुत पसमानदा है और पीछे है, तो इसकी जिम्मेदारी ये पॉलिटिकल पार्टियां है। और एक बात जान लीजिए, बैंक भी उसी को लोन देता है जिसके पास 10% अपना पैसा होता है, तब उसको 90% लोन देता है। अरे भाई, हम तो 0% पर हमने बना दिया राज्यसभा में, और हमने मंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश में सरकार में, और आप लोग यही धंधा करते रहे कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी का हुआ होगा। उसके बावजूद भी जो हम डेवलपमेंट का, देखिए, हम धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम डेवलपमेंट के आधार पर। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हमारे देश के मकबूल वज़ीर आज़म कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका मतलब नहीं है कि हम किसी एक तबके को छोड़ के बात करते हैं। विकास की गंगा जो बह रही है वो सबके लिए बह रही है। ऐसा तो नहीं है कि एक वर्ग को छोड़ के, और डेमोक्रेसी जो है वो संख्या बल के आधार पर होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसके पास मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब। जी, मैं तो आपके ही सवाल का जवाब बोल रहा हूं। मौलाना आजाद फेलोशिप बंद कर दी गई। अगर कोई लीडर होता दमदार लोकसभा के अंदर, या फिर आपकी सरकार के अंदर कोई मुस्लिम लीडर होता, तो शायद उसकी हिमायत करता। नहीं, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मुसलमान की हालत बदतरीन है तो इसके लिए जिम्मेदार ये जो पार्टियां हैं आजादी के बाद से रही है, पॉलिटिकल पार्टियां, वो हैं। और मुसलमान को मैं बता रहा हूं कि तालीमी, तंजीमी, हर दृष्टिकोण से ये कोई पार्टी आएगी, अल्लाह के अलावा मुसलमान को कोई नहीं मार सकता है। इसको मुसलमान कौम इस बात को समझती है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी इस बात को कह के और डरा के और धमका के और वेटो मेंटालिटी करके मुसलमान को इस हालत में ला दी है। मैं बार बार कहूंगा कि मुसलमानों को अक्ल बसीरत से काम करना चाहिए, और इस बात पर जो ये पॉलिटिकल पार्टी वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, उससे बचना चाहिए वोट बैंक से मुसलमान को, क्योंकि ये लोग वोट बैंक ला करके इनको हाशिए पर खड़ा कर दिए हैं। और अगर आज भी मुसलमान ने अक्ल बसीरत से काम नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं कि इनकी और दुर्दशा होगी। ये लोग चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर 2 पाकिस्तान बने, मुसलमान हिंदू, मुसलमान हिंदू, मुसलमान को ऐसे हो गया, मुसलमान को वो हो गया। अरे भाई, डेमोक्रेसी है, और आपको अगर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी होती है या मजबूत होती है, क्या दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है? कलीमुल हफीज साहब, क्या मुस्लिम लीडरशिप पाकिस्तान बनाने के लिए है? देखिए, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल के गरीबों को बेघर किया जा रहा है, उनके घर मिसमार किए जा रहे हैं, और शमसी साहब को नजर नहीं आ रहा बुरा वक्त। 50-50 हजार लोग बेघर करने के लिए सरकार आमादा है, और इनको नजर नहीं आ रहा बुरा वक्त। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि मुस्लिम लीडरशिप अगर डेवलप होगी तो क्या पाकिस्तान बनेगा। देखिए, बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। इस वक्त मुल्क में कहाँ मुस्लिम लीडरशिप है, कहाँ मुस्लिम पार्टियां। केरला में मुस्लिम लीग है, जो कई मर्तबा से वहां की हुकूमत में इश्तराक में रही है, और वहां पे उसने जो डेवलपमेंट के काम किए हैं, उसने मुल्क की जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया है, अपने खुद भी तालीमी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से और समाजी एतबार से अपने आप को अपलिफ्ट किया है। इसी तरीके से AIMIM तेलंगाना में है पिछले 60 साल से। आप वहां जा सकते हैं, आप हैदराबाद के मुसलमानों का मजहबी, समाजी, सियासी, इक़्तिसादी हालात देख सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान से बेहतर है। तीसरे नंबर पर आप आइए तमिलनाडु में भी सिर्फ 6% मुसलमान है, लेकिन वहां पे भी मुस्लिम लीग की वजह से
मुसलमानों में सियासी शऊर है और समाजी और इख्तिसादी एतमाद में माजरत बहुत चाहूंगी बेहतर है। कलीमुल हफीज साहब, बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। केरल का आपने यहाँ एग्जाम्पल दिया, लेकिन केरल में कुल वजीर यहाँ 20 है और मुस्लिम वजीर सिर्फ 3 है। नहीं, देखिए केरल में मैं सवाल अभी वजारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आम आवाम कितनी तरक्की की केरल में। इसीलिए की चूंकि वहां पे सियासी पार्टी मुस्लिम थी, उसने अपनी कम्युनिटी को हिंदुस्तान के आइन के दायरे में रहते हुए डेवलप किया। इसी तरीके से कोशिश हो रही है असम में, 33% वहां मुसलमान है और कांग्रेस एग्री नहीं हो रही थी, लेकिन अब जाके एग्री हुई, मुश्तरका तौर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अगर वो हुकूमत में आ जाते तो आसाम के भी मुसलमानों की हालत बेहतर हो सकती थी। तो अब हमें सोचना ये है कि आखिर हम बंगाल में 30% है, यूपी में 20% है, बिहार में 18% है, दिल्ली में 15% है, आखिर यहाँ हम में खुद एतमादी क्यों नहीं है? जिस दिन मुसलमान अपने ऊपर एतमाद करना शुरू करेगा और अपने लीडर पर यकीन करेगा, आपने कहा ना कि कोई कायद नहीं है, कोई लीडर नहीं है, अरे कायद भी है, लीडर भी है और 6 फीट 2 इंच का है और जबान उसकी इतनी शीरी है कि जब वो उर्दू बोलता है तो दुश्मन भी सुनते हैं और जब अंग्रेजी बोलता है तो एंकर भी बेजुबान हो जाते हैं। उसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। सारे पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर सुनते हैं जब वो शख्स बोलता है। वो लीडर भी है, वो डेमोक्रेसी का मुहाफिज भी है, वो मिल्लत का पासवा भी है। और सिर्फ फर्क इतना सा है कि जो नॉर्थ इंडिया का मुसलमान है उसने अपने ऊपर से भरोसा करना छोड़ दिया, अपने लीडर पे भरोसा करना छोड़ दिया और वो इन अफसर शमसी साहब जैसे लोगों की वजह से योगी और मोदी से डरना शुरू कर दिया। या कांग्रेस की बहस बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि टॉपिक ऐसा है, लेकिन वक्त इसके इजाजत नहीं दे रहा है। हसनैन साहब रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी, इलियासी साहब आपसे भी रिएक्शन नहीं ले पाऊंगी वक्त की कमी की वजह से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त